ट्रायल को पढ़ रहे थे, तो ट्रायल को पढ़ते समय हमने बार बार देखा कि आपको एविडेंस रिकॉर्ड करना था, प्रोसिक्यूशन एविडेंस रिकॉर्ड करना है, उसके बाद में आपको एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज्ड जो है वो रिकॉर्ड करना है, देन यू हैव टू ऑल्सो रिकॉर्ड द एविडेंस ऑफ डिफेंस। ये सब करने के लिए हाउ दिस एविडेंस विल बी रिकॉर्डेड, व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू दैट, वो जो है हमें जानना है, एंड दैट वी विल डील इन चैप्टर 25। बट बिफोर दैट देर आर टू इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। पहले ये चैप्टर इनिशियली आप जब CRPC 1973 की बात करते हैं तो वहां पर नहीं था, बट इट वॉज एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ मलीमत कमेटी इन 2003। तो मलीमत कमेटी 2003 का क्या आता है, रिकमेंडेशन आता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जस्टिस मलीमत कमेटी, उसके बेसिस पर जो है प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर जो है ऐड किया जाता है, एंड नाउ इट इज चैप्टर 23। previously it used to be chapter 21A, now it is chapter 23। ठीक है, तो प्ली बार्गेनिंग को जो है आज हमें कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद में एक और टॉपिक बचता है, दैट इज अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट में है और उसको आपको एज अ विटनेस बुलाना है, या उसके अगेंस्ट कोई ऑफेंस चार्ज है और उसको आपको कोर्ट में बुलाना है, तो आप उसको कैसे कोर्ट में बुलाएंगे, व्हाट इज द मेथडोलॉजी, किन बातों का ध्यान रखना है, किसको बोलना है उसको बुलाने के लिए, किसके पास ये पावर है कि उसको बुला सकते हैं, इसको जो है वो हमें जानना है। ये दो जो है मिसलिनियस टॉपिक बीच के बीच आ रहे हैं, और अदरवाइज आप देखें तो जब आप चैप्टर 25 पे पढ़ेंगे तो वो लगातार आपकी ट्रायल से रिलेटेड जो बातें रही हैं, मिसलिनियस बातें, जिनका यूज जो है आप जनरली पूरे के पूरे ट्रायल प्रोसीजर में करेंगे, कि भाई समन्स केस है तो उसमें रिकॉर्ड कैसे रखा जाएगा, वारंट केस है तो उसमें कैसे रिकॉर्ड रखा जाएगा, वो जनरल जो बातें हैं वो हमें समझनी है, जाननी है। बट बिफोर दैट हम प्ली बार्गेनिंग और प्रिजन्स में जो व्यक्ति डिटेन्ड हैं उनको, उनकी अटेंडेंस को कैसे सिक्योर किया जाए, इसके बारे में जो है वो जानेंगे। सबसे पहले आप ओपन करिए चैप्टर 23, ओपन अप चैप्टर 23। प्ली बार्गेनिंग। plea bargaining. Now, the foremost question which comes to our mind once we hear the word by plea bargaining नाम से कोई चीज है कि भाई ये है क्या आखिर, what is this, क्या होगा यहाँ पर। तो हम एक बार ब्रीफ में जरा इसका प्रोसीजर समझते हैं, जानते हैं ये है क्या, उसके बाद जो यहाँ पर बैरिक में लिखी हुई बातें हैं उन सबको समझ लेंगे, जान लेंगे कि कौन कौन से प्रोविजन है, उन प्रोविजन का क्या मतलब है, दैट वी विल नो एब्सोल्युटली। बट लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट आर द थिंग्स एंड हाउ इट इज बीइंग रन इनटू। देखिए जरा, प्ली बार्गेनिंग में बेसिकली क्या होना है, जो अक्यूज्ड है वो कोर्ट अप्रोच करेगा, बोलेगा कि सर मैं अपना जो गिल्ट है, जो मैंने ऑफेंस किया है वो मैं एडमिट कर लेता हूं, बट ऑन द बेसिस ऑफ और एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कोर्ट कि आप कुछ लीनियंसी जो है वो बरतेंगे। भाई सजा है 10 साल की, आप समझते हैं कि अगर मैं प्ली बार्गेनिंग के थ्रू जाता हूं, मैं कोर्ट को जाकर के ये बोल दूं सीधे कि सर हाँ आई हैव कमिटेड दिस ऑफेंस, देन इन दैट केस कोर्ट जो है प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस को शुरू करके आपके इस सजा को बहुत कम कर देगा। कितना कम कर देगा, दैट यू विल नो। आपको समझ में आ रही है, अब ट्रायल जो है यू आर सेविंग द प्रीसियस टाइम, जुडिशियल टाइम ऑफ द कोर्ट। तो जो प्ली बार्गेनिंग है वो दो तरीके से होती है, एक आपका बोलता है सेंटेंस बार्गेनिंग and the another one is charge bargain. There are two things, one is sentence bargain, another one is charge bargain. Sentence bargain का मतलब होता है कितनी आपको सजा होने वाली है, क्या पनिशमेंट आपको मिलने वाला था, उस पे आप बार्गेन करते हो। एंड अनदर वन इज चार्ज बार्गेन, आपके ऊपर 4-5 चार्ज लगे हैं, आप बोलते हैं आप इन चार्जेस को हटा दीजिए और मैं जो है इतने चार्जेस के लिए अग्री हो जाता हूं।
आप बोलते हैं आप सीवियर चार्जेस को हटा दीजिए, आई एडमिट द गिल्ट, आपको ट्रायल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ट्रायल मत करिए, मैं आप ये सीवियर चार्जेस को हटा दीजिए एंड आई विल एडमिट टू द ऑफेंसेस ऑफ दीज चार्जेस। तो इट इज चार्ज बार्गेन। आप किससे करते हो? ये डील जो होती है वो जनरली प्रोसिक्यूशन के साथ में मिलकर की जाती है। इसकी एप्लीकेशन आप कोर्ट में डालेंगे दैट आई वांट टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर प्ली बार्गेनिंग। फिर कोर्ट क्या करेगा? नोटिस भेजेगा प्रोसिक्यूशन को, कंप्लेनेंट को, विक्टिम को, अगर कोई आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसको भी, और वो सब लोग मिलकर के बैठेंगे और डिस्कस करेंगे, इस पे प्रपोजल रखे जाएंगे, बोला जाएगा कि भाई मैं एडमिट करूंगा, ये चार्जेस को एडमिट करूंगा, ये चार्जेस को एडमिट। सेकेंड है सेंटेंस बार्गेन। बोलते हैं देखिए मैं सारे आपके चार्जेस मानने के लिए तैयार हूं, बट सजा जो इतनी है इतनी नहीं होनी चाहिए, मैं इतनी सजा के लिए अग्री हूं। तो इसको बोलते हैं सेंटेंस बार्गेन। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में सेंटेंस बार्गेन जो है, क्या बोला मैंने? इंडिया में जो सेंटेंस बार्गेन है वो अप्लाई करता है, एप्लीकेबल है, प्रेवलेंट है, बट दिस चार्ज बार्गेन इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। चार्ज बार्गेन जो है वो इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है, इट इज एप्लीकेबल इन यूएस। अगर मैं आपको बताऊं, प्ली बार्गेनिंग जो बेसिकली ओरिजिनेट होता है वो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो यूएस का है उस वहीं से निकल करके आता है। वहां पर चार्ज बार्गेन भी है, सेंटेंस बार्गेन भी। जो डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी का ऑफिस होता है वही ये डील को क्रैक करता है कि उनको ट्रायल ना करना पड़े, दे गेट द कन्विक्शन डायरेक्टली, बिना ट्रायल में जाए कन्विक्शन उनको मिल जाए। हमारे यहां पर सेंटेंस बार्गेन होता है और इसके लिए जो प्रोसीजर है वो दिया गया है आपका चैप्टर 23 में। तो मेरे समझ से बेसिक आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी कि चार्ज बार्गेन नहीं है हमारे यहाँ, सेंटेंस बार्गेन है। हम चार्ज को बार्गेन नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर 4-5 चार्जेस लगे, हम ये नहीं बोल सकते 2 चार्ज हटा दो, 3 चार्ज हटा दो, मैं 1 चार्ज के लिए मान जाता हूं। नहीं, हम सेंटेंस को बार्गेन करेंगे, पनिशमेंट को बार्गेन करेंगे, भाई इतनी सजा मत दो, मैं एडमिट करता हूं। अब इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ रूल्स होंगे। तो भाई सबसे पहले तो एक एप्लीकेशन मूव करी जाएगी। एप्लीकेशन किसको मूव करी जाएगी? एप्लीकेशन मूव करी जाती है कोर्ट को। भाई जहां पर भी चल रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट है, आप वहां पर एप्लीकेशन लगाएंगे। एप्लीकेशन लगाएगा कौन? अक्यूज्ड लगाएगा। देखो, अक्यूज लगाएगा। कब लगाएगा? तो भाई जब चार्ज फ्रेम हो जाएंगे, चार्ज फ्रेम के 30 दिन के अंदर अंदर वो लगा सकता है। भाई जब कंप्लेंट जो होती है वो फाइल करी गई या फिर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कॉग्निजेंस ले लिया गया है, चार्ज फ्रेम हो गए, तो चार्ज फ्रेमिंग के 30 दिन के अंदर अंदर, पहले ये समय नहीं था, अभी ये समय डाल दिया गया है। हर जगह मैंने आपको बताया है टाइमलाइन हैज बीन इंसर्टेड फॉर सिक्योरिंग स्पीडी जस्टिस। ये नहीं हो कि बहुत समय के लिए चीजें जो है टली जा रही हैं, ऐसा अवॉइड करने के लिए सब जगह टाइमलाइन जो है इनपुट की गई है। तो अक्यूज जो है ऐसी एप्लीकेशन करेगा दैट आई वांट टू प्रोसीड विथ प्ली बार्गेनिंग। कोर्ट देखेगा, कोर्ट को सबसे पहले, क्योंकि यहां पर आप क्या कर रहे हो, आप अपने गिल्ट को एडमिट करोगे बिना ट्रायल पर जाए। तो ट्रायल पर जाए बिना आप अपने गिल्ट को एडमिट कर रहे हो, तो ऐसे केस में जो कोर्ट है, कोर्ट की ये ड्यूटी होगी कि आपकी वॉलेंटरीनेस को चेक किया जाए। ये चेक किया जाए क्या ये वॉलेंटरली है क्या नहीं है। ठीक है, वॉलेंटरली है या नहीं है। अगर कोर्ट को लगता है वॉलेंटरली है तो फिर कोर्ट जो है नोटिस इशू करेगा। किसको नोटिस इशू करेगा? अक्यूज्ड को भी, कंप्लेनेंट को भी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब को भी, विक्टिम को भी, कि आप एक फिक्स डेट पर आइए और आपस में बैठ करके एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट बनाइए जहां पर आप सभी इस बात पे अग्री हो जाएं कि आप कितनी सजा के लिए तैयार होते हैं। और इसमें कंपनसेशन की भी बात कर सकते हैं आप कि विक्टिम को हम इतना कंपनसेशन देंगे, और फिर ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन जो है आप कोर्ट को सबमिट कर देंगे। ये रिपोर्ट कोर्ट को सबमिट करेंगे, रिपोर्ट के बेसिस पर कोर्ट देखेगा कि हाँ ये वॉलंटरली करा गया है, तो कोर्ट इस पर जजमेंट दे देगा। अब जजमेंट देगा तो जजमेंट कई तरीके से हो सकता है, कंपनसेशन की व्यवस्था थी तो कंपनसेशन दे देगा,
अगर उसमें ये बातें थी कि भाई हाँ आप गिल्ट एडमिट करते हैं और कोर्ट को लगता है ये जो ऑफेंस है इसके लिए मैं प्रोबेशन पर छोड़ सकता हूँ, कंपनसेशन दे देता हूँ और प्रोबेशन पर छोड़ सकता हूँ, आफ्टर एडमोनिशन छोड़ सकता हूँ, अगर आपको वो 401 की बातें याद आ रही हैं जो मैंने आपको पहले बताई थी, छोड़ सकता हूँ, तो कोर्ट वैसे छोड़ देगा, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है उसके अंतर्गत प्रोबेशन पर छोड़ देगा। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है भाई कोई मिनिमम पनिशमेंट है जो दिया जाना चाहिए, तो ऐसे केस में वो मिनिमम पनिशमेंट का 1/4 जो है वो अवॉर्ड कर देता है। अगर मिनिमम पनिशमेंट नहीं है और ऐसे नहीं छोड़ता है तो 1/6 पनिशमेंट हो गया, जो ग्रेटर सेंटेंस है उसका 1/6 पनिशमेंट हो गया। इस तरीके से कुछ ना कुछ पनिशमेंट, मतलब बहुत कम पनिशमेंट दे करके छोड़ा जा सकता है। उन पनिशमेंट्स की भी एक लिस्ट जो है हम देखेंगे कि कितना पनिशमेंट मिनिमम दिया जाएगा, ऐसे केस उतने पनिशमेंट पे आप छोड़ देंगे। अब देखिए ये तो बात तब हो गई जब वॉलंटरली ऐसी एप्लीकेशन करी गई और एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन अराइव हो गई। अब मान लीजिए कोर्ट को ये लगता है ये वॉलंटरली नहीं है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट प्रोसीड करेगा जो रेगुलर मेथड है उसी से, रेगुलर ट्रायल की तरफ जाएगा, ट्रायल करेगा। कोर्ट को ये लगता है कि भाई म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन तो हो ही नहीं पा रही है, एक अग्रीमेंट सभी के बीच बन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट विल ऑर्डर कि भाई अब ये प्ली बार्गेनिंग की प्रोसेस को खत्म किया जाता है और वी विल प्रोसीड विद द रेगुलर ट्रायल। आप ट्रायल के साथ प्रोसीड करेंगे। अब देखिए जरा यहां पर जब आप एमएसडी में एंटर कर रहे थे, म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन के लिए मीटिंग्स कर रहे थे एक दूसरे के साथ में, तो वहां पर ऑब्वियस सी बात है कि आपने आपके गिल्ट को एडमिट भी किया होगा। अब क्या ये एडमिशन ऑफ गिल्ट को ट्रायल में यूज किया जा सकता है? ऐसा किया जाएगा तो इट विल प्रेजुडाइज द अक्यूज्ड, फिर वो प्ली बार्गेनिंग में आएगा ही क्यों? अगर उसको अच्छी डील नहीं मिल रही है, ही कैन मूव आउट फ्रॉम दी प्ली बार्गेनिंग, वो प्ली बार्गेनिंग से बाहर निकल सकता है। और ऐसे केस में उसको प्रोटेक्शन होगा कि जो भी बातें यहां करी गई हैं, जो भी बातें इस मीटिंग में करी गई हैं, दे विल नॉट बी यूज्ड इन द ट्रायल, ये उसको प्रोटेक्शन होता है। इसीलिए ही कैन मूव फ्रीली फॉर द प्ली बार्गेनिंग प्रोसेस। तो आपको ऑब्जेक्ट मेरे समझ में आ रहा होगा। यहां पर अक्यूज का भी बेनिफिट है, अक्यूज को लगता है कि देयर इज सफिशिएंट एविडेंस ऑन द रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच माय कन्विक्शन इज वारंटेड, देन ही कैन प्रोसीड विद द प्ली बार्गेनिंग एंड रिक्वेस्ट द कोर्ट कि भाई ट्रायल को स्किप किया जा सकता है एंड आई एम एडमिटिंग माई गिल्ट, और मुझे जो सजा है वो बहुत कम होनी चाहिए। इसके लिए ऑब्वियस सी बात है द कोर्ट विल इनवाइट द अदर इन्वॉल्व्ड और द स्टेक होल्डर्स ऑन अ फिक्स डेट, और वो उस फिक्स डेट पर आकर के एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का विनिर्माण करेंगे और उसको रिपोर्ट करेंगे कोर्ट को, जिसके बेसिस पर कोर्ट जो है जजमेंट दे सकते। तो यहाँ पर कंपनसेशन भी होगा, वही बोलेगा विक्टिम को मैं कंपनसेशन देने को भी तैयार हूँ इतना। इट इज डिफरेंट फ्रॉम कंपाउंडिंग, ध्यान रखिएगा जरा। कंपाउंडिंग में भी अग्रीमेंट हो जाता है, राजीनामा बोलते हैं हम आम बोलचाल की भाषा में। कंपाउंडिंग, वहां पर भी एग्रीमेंट होता है, बट द कंपाउंडिंग अमाउंट्स टू एक्विटल। कंपाउंडिंग का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आपके बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया है, नाउ यू आर, जो अक्यूज्ड है वहां पर अक्यूज्ड के अगेंस्ट एक्विटल रिकॉर्ड किया जाता है। क्या यहां पर एक्विटल रिकॉर्ड किया जाता है? नहीं। प्ली बार्गेनिंग में यू बार्गेन द सेंटेंस कि भाई मुझे इतनी सजा मत दो, आपका कन्विक्शन तो होता है, अक्यूज्ड इज कन्विक्टेड। आपको ये सारी बातें जो मैंने बात बोली अभी प्ली बार्गेनिंग के बारे में, ये सभी समझ में आई या नहीं आई, बताइए जरा। बिल्कुल, अरे तो भाई इसीलिए तो करा गया है, ट्रायल तो स्किप कर रहे हैं हम, ट्रायल तो नहीं कर रहे हैं ना। किसके ऊपर? प्रोसिक्यूशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। प्रोसिक्यूशन और ये दोनों मिलकर के बार्गेन करेंगे कितने सेंटेंस पे हम तैयार हो रहे हैं। भाई मिनिमम तो इन्होंने बता दिया, लेकिन एक्चुअल प्रोसिक्यूशन भी डिसाइड करेगा ना कितना सेंटेंस। तो ये सेंटेंस बार्गेन हो रहा है, चार्ज बार्गेन नहीं हो रहा है। तो क्वांटम ऑफ सेंटेंस वहां पर डिसाइड करता है कोर्ट जब ट्रायल हो जाता है। यहां पर लॉ बताएगा अभी आपको चल करके आगे कि इतना सेंटेंस दे सकते हो,
इतने से ज़्यादा नहीं देना है, इतने से कम नहीं देना है, ठीक है। क्वांटम ऑफ सेंटेंस जो है, हियरिंग ऑफ सेंटेंस जो है, वो तब होती है जब आप ट्रायल कर चुके होते हो। सेशन ट्रायल है, वारंट ट्रायल है, समन्स केस में तो वो भी नहीं है। बिल्कुल, आपके पास में डिस्चार्ज का भी है, ये भी अवेलेबल है। वो डिस्चार्ज का तो उसके पहले अवेलेबल होता है, जैसे ही आपका चार्ज फ्रेम हुआ ये अवेलेबल होता है आपके पास में, ठीक है। चलिए ज़रा और कोई समस्या बताइए। अभी तो उस पर चर्चा करेंगे, अभी तो मैंने आपको एक आउटलाइन बताई कि प्ली बार्गेनिंग होता क्या है, ये समझ में आया या नहीं आया। मैं तो आपके सारे प्रोविजंस पे हमें चलना है, अभी देखना है कि क्या क्या प्रोविजंस हैं, कब स्टेज आती है, कब स्टेज नहीं आती है, कैसे एप्लीकेशन की जाती है, एप्लीकेशन में कौन कौन सी बातें होती हैं, कौन सा एफिडेविट लगाया जाता है ना। ये सारी बातें अभी हमें जाननी है। अभी तो हमने केवल ये जाना है कि प्ली बार्गेनिंग होता क्या है, आउटलाइन क्या है इसका, ठीक है। इज दिस क्लियर मंतोषा? ठीक है, चलो जरा प्ली बार्गेनिंग के ऊपर दो चार लाइनें लिख लो और उसके बाद फिर हम प्रोविजंस पर बढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लिखिएगा जरा। प्ली बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस, प्ली बार्गेनिंग इज अ प्रोसेस of confessing guilt, of confessing or admitting, लिख सकते हैं confessing or admitting guilt by the accused person confessing or admission of guilt by accused person with the expectation, with the expectation of lesser punishment, with the expectation of lesser punishment from the court. It is active negotiation, it is active negotiation wherein, it is active negotiation wherein accused person confesses his guilt, confesses his guilt in order to get, in order to get, in order to get, confesses his guilt in order to get lighter punishment, lighter punishment than prescribed for, than prescribed for the offense by law, the offense by law. The plea bargaining originated, ऐसा लिखना, the plea bargaining originated in USA, and in India it was introduced by way of amendment, by way of amendment, by way of amendment in CRPC 1973, the basis of amendment in the year 1973, CRPC in 1973, on recommendation of
मलीमत कमिटी 2003, मलीमत कमिटी 2003। ठीक है, अनलाइक यूएस, in India, plea bargaining is only limited to sentence bargaining and not charge bargaining. Sentence and not charge bargaining. Charge bargaining. ठीक है, इज दिस क्लियर और नॉट? इतनी बातें जो आपने लिखी हैं, क्या ये समझ आई या नहीं? आ गई। अब बढ़ते हैं हम प्रोविजंस की तरफ। द प्रोविजंस आर वेरी प्लेन इन नेचर। ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पर आपको ये लगे कि समझ में नहीं आ रहा है। नहीं आए तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी सारी बातें जो लिखी हुई हैं वो इस तरीके से प्लेन लैंग्वेज में लिखी हुई है। जो आपको यहाँ पर लिखा है लगभग आपको एग्जाम में भी वही बातें साफ साफ स्पष्ट तौर पर लिखनी होती है। इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन आपको चाहिए था वो मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने बता ही दिया है। क्या ऑब्जेक्ट है यहाँ पे? स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस। ट्रायल किए बिना, बिकॉज द ट्रायल विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड इट विल कंज्यूम वेरी इंपॉर्टेंट जुडिशियल टाइम, जहां पर केस को स्पीडीली डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। ठीक है, देखिए जरा सेक्शन 289, सेक्शन 289 एप्लीकेशन ऑफ द चैप्टर। कब ये चैप्टर, कहाँ ये चैप्टर अप्लाई होगा? ठीक है, एक अक्यूज्ड के रिलेशन में ये चैप्टर अप्लाई होता है। किस अक्यूज्ड के रिलेशन में? दो अक्यूज्ड के रिलेशन में। फर्स्ट, the report has been forwarded by a police officer under section 193 alleging that an offense appears to have been committed by him। जब पुलिस रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाती है वहां पर अप्लाई होता है। अ मैजिस्ट्रेट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस ऑन कंप्लेंट। जब आप कंप्लेंट के बेसिस पर क्या करते हैं? कॉग्निजेंस लेते हैं। तो जहां पर पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कॉग्निजेंस लिया गया है या फिर कंप्लेंट के बेसिस पर कॉग्निजेंस लिया गया है, वहां पर ये जो है 289 अप्लाई होता है। अब कौन से ऑफेंसेस के लिए अप्लाई होता है? तो जहां पर सजा जो है वो 7 साल से ज्यादा की नहीं है। जहां पर सजा 7 साल से ज्यादा की नहीं है। 7 साल के से कम सजा के लिए जो है आपका प्ली बार्गेनिंग एप्लीकेबल होता है। ज्यादा सजा वाले ऑफेंसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑफेंसेस पनिशेबल विद डेथ। इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑफेंसेस पनिशेबल विथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट। It is not applicable on offences punishable for a term of imprisonment exceeding 7 years। ठीक है, is this clear or not? And after the exam, फिर इसको देख लेते हैं एक बार जरा। The chapter shall apply in respect of an accused against whom the report has been forwarded by the officer in charge of police station under section 193 alleging that an offense appears to have been committed by him other than an offense for which punishment of death, punishment of imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under any law for the time being in force, or magistrate takes cognizance on the basis of complaint other than the offense for which punishment of death, imprisonment for life, imprisonment for a term exceeding 7 years has been provided under the law for the time being in force। And very important to note,
and after examining complainant and witnesses under section 223 and the process has been issued under section 227. उसके पहले प्ली बार्गेनिंग क्यों आएगा? प्ली बार्गेनिंग तो तब आएगा जब अक्यूज को लाया जाएगा। अब रिपोर्ट सबमिट कर दी है और रिपोर्ट में यह डिस्क्लोजर हुआ है कि आपने ऑफेंस कमिट किया है, तब फिर प्ली बार्गेनिंग का आपके ऊपर एप्लीकेशन है, अदरवाइज नहीं। अगर क्लोजर रिपोर्ट फाइल करी गई, क्या प्ली बार्गेनिंग आएगा? क्यों आएगा? वहां ये निकल के ही नहीं आ रहा है कि आपने ऑफेंस कमिट किया है। व्हाई डू यू बार्गेन समथिंग दैट यू हैवंट कमिटेड? जहां पर आपको सेंटेंस ही इंपोज नहीं किया जाएगा, वहां पर आप बार्गेन क्यों करोगे? ठीक है। एंड डज नॉट अप्लाई, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डज नॉट अप्लाई वेयर सच ऑफेंस रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री कमिटेड अगेंस्ट वुमेन और अ चाइल्ड। तो भाई इतने केसेस में अप्लाई नहीं होता है। कौन कौन से केसेस में? कोई ऑफेंस चिल्ड्रन के अगेंस्ट किया जाता है, वहां पर अप्लाई नहीं होता है। कोई ऑफेंस वुमेन के अगेंस्ट किया जाता है, वहां पर प्ली बार्गेनिंग अप्लाई नहीं होता है। कोई ऑफेंस जो कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री से डील करता है। अब सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन से हैं? ये गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि ये सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कहलाएंगे। और साथ ही साथ ऐसे ऑफेंसेस जिनमें हम पहले देख चुके हैं ए और बी में, कौन से ऑफेंसेस? जहां पर 7 साल से ऊपर का पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, डेथ है, उनमें ये अप्लाई नहीं होता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किन ऑफेंसेस पर ये अप्लाई होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे। यहां पर एक अथॉरिटी आप याद रखिएगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो नोटिफाई करके बताती है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस कौन से हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट नहीं बताएगी। अब एप्लीकेशन जो है प्ली बार्गेनिंग की कब दी जाएगी, किसके द्वारा दी जाएगी, ये लिखा हुआ है आगे। अक्यूज्ड जो है may file application for plea bargaining within 30 days from the date of framing of charge। डेट ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज से 30 दिवस के अंदर अंदर आप जो है एप्लीकेशन करेंगे कोर्ट को। कौन से कोर्ट को? जहां पर आपका ऐसा ट्रायल चल रहा है। इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा, बात समझ में आई? 389 की जो अभी 289 की अभी जो बात की वो आपको समझ में आती है भाई, कौन से ऑफेंसेस में होता है, कौन से केसेस में होता है, वो हमने समझ लिया। चार्ज फ्रेमिंग के 30 दिन के अंदर अंदर, चार्ज फ्रेम होगा उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास समय है कि आप प्ली बार्गेनिंग के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब जो भी एप्लीकेशन फाइल करी जाएगी उसमें देखो लिखोगे क्या क्या। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखोगे केस का। क्या लिखोगे? ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखोगे केस का, कि भाई कौन से ऑफेंसेस के लिए आपका ये केस रिलेट करता है। और इसके बाद में साथ ही साथ एक एफिडेविट लगाओगे। साथ ही साथ क्या लगाओगे? एक एफिडेविट लगाओगे। क्या एफिडेविट लगाओगे? इस एफिडेविट में लिखोगे कि ये जो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं ये वॉलंटरली दे रहा हूं, किसी के दबाव में आके नहीं, स्वेच्छा से इस एप्लीकेशन को दे रहा हूं। ठीक है। और साथ ही साथ मैंने समझ लिया है कि जो पनिशमेंट इस ऑफेंस के लिए है वो कितना होता है, नेचर ऑफ ऑफेंस है वो भी मैंने समझ लिया है। ठीक है। और मैं प्ली बार्गेनिंग कर रहा हूं इस केस के अंतर्गत, ये भी मैं बता रहा हूं। ये इस सब इन सारी चीजों का क्या देंगे आप? एफिडेविट देंगे। ठीक है। और साथ ही साथ लिखेंगे कि ऐसे ऑफेंस के लिए जिसके लिए मैं प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन दे रहा हूं, मुझे प्रीवियसली कन्विक्ट नहीं किया गया है किसी भी कोर्ट के द्वारा। दूसरे ऑफेंस के लिए नहीं, इसी सेम ऑफेंस के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट टू, कोर्ट को पता लग जाना चाहिए कि ये डबल जेओपार्डी का केस नहीं है। ये सेम ऑफेंस के लिए जिसके लिए मुझे यहां चार्ज किया गया है, मुझे और दूसरे कोर्ट ने कन्विक्ट नहीं किया है, कन्विक्शन नहीं हुआ है। क्योंकि अगर कन्विक्शन हो चुका है तो फिर वो डबल जेओपार्डी में जाएगा, फिर ये ट्रायल तो चलेगा ही नहीं। तो वहां पर ऐसी एप्लीकेशन का कोई मायने नहीं रहते। अब भाई ऐसी एप्लीकेशन किसके पास में आ गई? कोर्ट के पास में आ गई, तो कोर्ट जो है नोटिस जारी करेंगे। कोर्ट किस किस को नोटिस जारी करेगा भाई? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, बताया मैंने पहले भी, कंप्लेनेंट को, और साथ ही साथ अक्यूज्ड को, कि भाई आप एक फिक्स्ड डेट पर आइए। अब उस फिक्स डेट पर आकर के जो है कोर्ट सबसे पहले इन कैमरा
इन कैमरा मतलब कोई नहीं होगा, केवल और केवल अक्यूज रहेगा। अक्यूज को एग्जामिन करेगा कोर्ट। कोर्ट शैल एग्जामिन द अक्यूज्ड इन कैमरा। जब फिक्स डेट पर सब लोग आएंगे तो उस फिक्स डेट पर कोर्ट जो है वो एग्जामिन करेगा। चलिए, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है? हाँ, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला कि भाई एक डेट फिक्स करी गई, कोर्ट ने नोटिस इशू किए। जब एप्लीकेशन आ गई कोर्ट के पास में तो कोर्ट ने नोटिस जो है वो जारी किए पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी, कंप्लेनेंट को भी और अक्यूज को भी कि एक फिक्स डेट पर आप सभी आइए। जब वो फिक्स डेट पर सभी के सभी लोग आते हैं तो सबसे पहले एग्जामिन किसको करना है? कोर्ट की ये ड्यूटी है कि कोर्ट अक्यूज को एग्जामिन करेगा जहां पर और कोई पार्टी प्रेजेंट नहीं होगी, केवल और केवल अक्यूज प्रेजेंट होगा। इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैंने बताया था ये जरूरी है कि आप ये वेरीफाई कर लें ये एप्लीकेशन वॉलंटरली करें। इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप एप्लीकेशन एक कोर्ट को किसको? अक्यूज को एग्जामिन करेंगे। और जहां पर कोर्ट को लग जाता है कि वॉलंटरली किया गया है वहां पर कोर्ट जो है समय देगा। किसको समय देगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कंप्लेनेंट को, केस के साथ और कंप्लेनेंट को कि भाई अक्यूज के साथ में एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन का आप क्या करें? फॉर्मुलेशन करें। एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी, दोनों पार्टीज जहां पर म्यूचुअली ये डिसाइड करें कि दोनों के सेटिस्फैक्शन के लिए क्या है सही, उसको जो है फॉर्मुलेट करें। और जिसमें यह भी शामिल हो सकता है कि विक्टिम को कंपनसेशन और जो दूसरे खर्चे हैं वो दिए जाएं केस के दौरान या उसके बाद में। और उसके बाद में एक फिक्स डेट जो है हियरिंग की रखी जाएगी। अच्छा, ये कितने दिन का समय देना है? पहले नहीं था कि कितने दिन का समय दिया जाना है। अब जो है समय जो दिया जाता है वो दिया जाता है 60 दिन का। कोर्ट क्या करेगा? 60 दिन का समय देगा, बोलेगा कि 60 दिन में आप लोग आपस में मिलकर के एक म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन लेकर के आइए, जिसमें हो सकता है कंपनसेशन स्कीम वगैरह, ये सारी बातें आप जो है ध्यान में रखेंगे। इसको लेकर के आइए और एक फिक्स डेट पे आपको हियरिंग जो है रखी जाती है। नेक्स्ट डेट आपकी ये है। ये कब करना है? जब कोर्ट को ये लग जाए कि जो एप्लीकेशन है वो वॉलंटरली फाइल करी गई थी अक्यूज के द्वारा। और अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये एप्लीकेशन इनवॉलंटरली आई थी या फिर कोर्ट को ये पता लगता है कि इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ऑलरेडी एक कोर्ट के द्वारा कन्विक्शन प्रीवियसली किया जा चुका है, जिसके लिए अभी उसको चार्ज करा गया है, ऑलरेडी प्रीवियसली किसी कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड है, तो फिर ऐसे केसेस में कोर्ट जो है इस संहिता के जो रूल्स हैं उसके अंतर्गत प्रोसीड करेगा फ्रॉम दी स्टेज ऑफ सच एप्लीकेशन। जिस स्टेज पे वो एप्लीकेशन फाइल हुई थी, चार्ज फ्रेमिंग के बाद फाइल हुई थी, तो प्ली रिकॉर्ड अगर की कर ली गई थी तो फिर भाई प्रोसिक्यूशन एविडेंस लेने की बात आएगी। प्रोसिक्यूशन एविडेंस से बात आगे बढ़ाएगा। या फिर जहां पर पता लग गया कि पहले से किया गया है ट्रायल, तो ऐसा ट्रायल फिर विशिएट हो जाएगा, ट्रायल वॉइड हो जाएगा डबल जियो पार्टी की वजह से। ठीक है।
जितनी बातें आपको समझ में मेरे समझ से आ गई होंगी, बहुत आसान सी बातें थी यहाँ तक। कोई डाउट है इसको लेकर के बताइए ज़रा, ज़रा एनी डाउट? कोई डाउट नहीं। अब जो आपको ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन बनानी है, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस है जिन बातों का आपको ध्यान रखना है। जब आप ये म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन को फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो कुछ गाइडलाइंस को आपको ध्यान में रखना है। द कोर्ट शैल फॉलो फॉलोइंग प्रोसीजर। क्या प्रोसीजर फॉलो करना है? जहां पर एक केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ, ध्यान से सुनिएगा जरा, जहां केस पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूट हुआ है वहां पर किन किन व्यक्तियों को नोटिस जाएगा? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसको भी जाएगा, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, अक्यूज्ड को, और साथ ही साथ विक्टिम को, कि वो पार्टिसिपेट करें हर एक मीटिंग में जो कि सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन को बनाने के लिए की जा रही है। अब यहां पर कोर्ट को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको हमेशा ये इंश्योर करना है कि सारी की सारी प्रोसेस जो है वो वॉलेंटरली की जाए, हर एक पार्टी की इच्छा हो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने। और अगर यहां पर अक्यूज्ड चाहे तो वो पार्टिसिपेट करेगा मीटिंग में अपने एडवोकेट के साथ में। अगर वो चाहता है अपने एडवोकेट के साथ मीटिंग करना तो एडवोकेट जो है उसका आएगा और मीटिंग। और अगर केस जो है अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट इंस्टीट्यूट हुआ है, कंप्लेंट के बेसिस पर इंस्टीट्यूट हुआ है, तो ऐसे केस में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और पुलिस तो होगी नहीं, तो ऐसे केस में अक्यूज्ड और विक्टिम दोनों को जो है नोटिस जाएगा कि आप आइए और सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन बनाइए। यहां पर भी कोर्ट के पास में ये ड्यूटी है कि ये इंश्योर करे कि ये सारी की सारी प्रोसेस जो है वो वॉलेंटरली कंडक्ट की। और वहां पर आपने किसको बोल दिया? अक्यूज को बोल दिया कि अक्यूज के पास ये राइट रहेगा कि वो एडवोकेट के थ्रू अपीयर हो सकता है। वहां विक्टिम क्यों नहीं बोला? क्योंकि विक्टिम के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हैं, लेकिन यहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं है, तो आप विक्टिम को, अक्यूज्ड को, दोनों को ये अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि आप जब पार्टिसिपेशन करेंगे मीटिंग में तो आप अपने एडवोकेट को लेकर के साथ में आ सकते हैं जिनको आपने केस में एंगेज किया। बताइए ज़रा, कोई बड़ी बात थी क्या यहाँ तक समझने वाली? कोई ऐसी गाइडलाइन जो आपको समझ में ना आ सके? सारी आसान सी बातें हैं। देखो, जो इंपॉर्टेंट था वो 289 में ही लिखा, 290 में ही खत्म हो गया। अब उसके बाद जो बाकी की बातें लिखी हैं वो इंपॉर्टेंट उतनी नहीं है, एक्सेप्ट 293 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, क्योंकि वहां पर बात करी गई है कि आप जो केस है उसको कैसे खत्म करो, कैसे जजमेंट को लिखोगे, क्या लिखा जाएगा उसमें, कितनी सजा दी जाएगी। अब भाई आपने सारी गाइडलाइंस बता दी, मीटिंग कंडक्ट हो गई, 60 दिन का समय था, आपने मीटिंग कर ली, यू हैव रीच टू अ म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन। म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन जो है आपने बना ली, तो इसकी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है कोर्ट के साथ। रिपोर्ट ऑफ म्यूचुअली सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन टू बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट। कौन से कोर्ट के सामने करोगे भाई? जिस कोर्ट ने डायरेक्शन दिया होगा उसी कोर्ट के सामने करोगे भाई। ऐसी रिपोर्ट को प्रिपेयर करा जाएगा, साइन किया जाएगा किस किस के द्वारा? जो एक तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, कोर्ट का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके द्वारा साइन किया जाना है। उसके बाद में उन सभी व्यक्तियों द्वारा साइन किया जाना है जिन्होंने ऐसी मीटिंग में पार्टिसिपेशन किया है। ठीक है, जिन्होंने भी ऐसी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया, सभी के द्वारा उसको साइन किया जाए। लेकिन मान लीजिए ये तो सिचुएशन कब हो गई? जब आपने म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन को बना लिया। अगर कोई केस ऐसा आता है जहां पर कोई म्यूचुअल सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन बन ही नहीं पाती है, एंड इफ नो सच डिस्पोजिशन हैज बीन वर्कड आउट, तब फिर क्या करेंगे? कोर्ट शैल रिकॉर्ड सच ऑब्जर्वेशन। ऐसे ऑब्जर्वेशन को कोर्ट रिकॉर्ड करेगा और प्रोसीड करेगा ऐसे जिस स्टेज से वो एप्लीकेशन फाइल करी गई थी, जिस स्टेज पे वो एप्लीकेशन निकल करके आई थी उसी स्टेज से वापस ट्रायल को स्टार्ट कर देगा। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम बताइए जरा? कोई डाउट नहीं। अब देखिए केस को कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे। अब आपके पास में रिपोर्ट भी आ गई, अब रिपोर्ट के बेसिस पे आप आगे बढ़ेंगे।
देखिएगा, वेयर अ सेटिस्फैक्टरी डिस्पोजिशन ऑफ द केस हैज बीन वर्कड आउट, जहां पर डिस्पोजिशन बन चुकी है, कोर्ट शैल डिस्पोज ऑफ द केस इन द फॉलोइंग मैनर। इस तरीके से आप केस को डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। पहला, अगर कंपनसेशन की व्यवस्था करी गई है डिस्पोजिशन के अंदर, तो आप कंपनसेशन अवॉर्ड कर देंगे विक्टिम को इन अकॉर्डेंस विद द डिस्पोजिशन, और फिर पार्टीज को क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर सुनेंगे, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर सुनेंगे, जहां पर आप अक्यूज्ड को रिलीज कर देंगे। प्रोबेशन पर रिलीज कर सकते हैं अंडर 401, या फिर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट पर भी के बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, अक्यूज को रिलीज कर सकते हैं। और आफ्टर एडमोनिशन, तो मैंने आपको बताई था 401 में दोनों व्यवस्थाएं हैं, प्रोबेशन पर भी और एडमोनिशन पर, और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स स्पेसिफाइड इन सक्सीडिंग क्लॉजेस फॉर इम्पोजिंग द पनिशमेंट ऑन द अक्यूज। तो भाई आपने कंपनसेशन दे दिया, उसको प्रोबेशन पर छोड़ा जा सकता था, तो आपने प्रोबेशन पर छोड़ दिया। या फिर after hearing the parties under clause, if the court is of the view 401 or the provisions of probation of offenders act or any other law for the time being in force are attracted, the accused case of the in the case of the accused, the it may be released, it may release the accused on probation or provide benefit of such other law। सेकंड कुछ बात नहीं कर रहा है, सेकंड वही बातें कर रहा है जो ए में करी गई है। बस ए में बोला गया कि कंपनसेशन दे दिया और प्रोबेशन पर छोड़ दिया, यहां पर केवल और केवल प्रोबेशन पर छोड़ रहा है, कंपनसेशन की व्यवस्था नहीं होगी। सी बोलता है कि भाई अगर कोर्ट को दिखता है कि हां इस प्रोविजन में आप जो है क्लॉज बी में प्रोसीड नहीं कर सकते हैं, और एक मिनिमम पनिशमेंट जो है बताया गया है कोर्ट के, क्या बताया गया है, लॉ के द्वारा एक मिनिमम पनिशमेंट। बहुत सारे प्रोविजंस आप पढ़ेंगे जहां पर बता रखा होगा कम से कम 5 साल की, ज्यादा से ज्यादा 20 साल की सजा हो सकती है। तो यहां पर जहां पर मिनिमम पनिशमेंट लिखा हुआ है कि इतने से कम सजा नहीं दी जा सकती, ऐसे केसेस में अक्यूज को आप कितना सजा दे देंगे, मिनिमम पनिशमेंट का हाफ ऑफ द मिनिमम पनिशमेंट। और अगर वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, आपको पता लगता है इज द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, और किसी भी ऑफेंस के लिए पहले उसको कन्विक्ट नहीं कराया, तभी तो वो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, ऐसे केसेस में आप मिनिमम पनिशमेंट का 1/4 देंगे। जैसे एक ऑफेंस है, मान लीजिए उसका मिनिमम पनिशमेंट है 3 साल, मैक्सिमम पनिशमेंट है 7 साल, तो कितने का हाफ, कितने का 1/4 देंगे आप, 3 साल का, ठीक है, मिनिमम पनिशमेंट का 1/4। अगर वो फर्स्ट टाइम है, अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर नहीं है तो हाफ ऑफ दी मिनिमम पनिशमेंट जो है दिया जा सकता है, जहां पर मिनिमम पनिशमेंट दिया गया है। लेकिन मान लीजिए जो ऑफेंडर है ना ही वो क्लॉज बी में कवर हो रहा है, मतलब उसको प्रोबेशन पर भी नहीं छोड़ा जा सकता है, ना ही वो क्लॉज सी में कवर हो रहा है जहां पे मिनिमम पनिशमेंट, मतलब सीधा सीधा लिखा हुआ है कैन बी पनिश्ड विद एन इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स। क्या लिखा हुआ है, कैन बी इम्प्रिजनमेंट विद पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 ईयर्स, 10 साल तक की सजा। अब 10 साल तक की सजा में कोर्ट के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि कोर्ट कितनी सजा दे, मैक्सिमम कितनी हो सकती है 10 साल, मिनिमम कोई स्पेसिफाइड नहीं। अगर मिनिमम स्पेसिफाइड होती तो सी से कवर्ड हो गया होता। जहां पर मैक्सिमम स्पेसिफाइड होती है वहां पर अक्यूज्ड को कितनी सजा दी जा सकती है, इट मे सेंटेंस द अक्यूज्ड 1/4 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल फॉर सच ऑफेंस। 10 साल की सजा है तो उसका 1/4 से लगा करके 10 साल तक की सजा दे सकते हैं, उसके 1/4 से लगा करके 10 साल की सजा जो है उसको दे सकते हैं। और जहां पर अक्यूज्ड अगर फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, अक्यूज्ड कितना है, कौन सा है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, उस आज तक कोई ऑफेंस नहीं किया है, ये उसका पहला अपराध है, तो ऐसे केसेस में अक्यूज्ड को सेंटेंस किया जा सकता है 1/6 ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड और एक्सटेंडेबल, मतलब 1/6 ऑफ द पनिशमेंट से लगा करके पूरा का पूरा जो मैक्सिमम पनिशमेंट है, मान लीजिए 10 साल तक की सजा है तो 10 साल का 1/6 से लगा करके 10 साल तक की सजा कुछ भी उसको दी जा सकती है। 1/6 से लगा करके 10 साल तक, 1/6 कितना हो गया,
10 साल का 26 10 2 20 मंथ से लगा करके 10 ईयर्स तक की सजा, 1 साल 8 महीने से लगा करके उसको 10 साल तक की सजा कोई सी भी दी जा सकती है। इज दिस क्लियर और नॉट? समझ में आ गई होंगी मेरी समझ से बातें सारी, ठीक है। चलिए सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब देखिए, जब भी आप 293 के अंतर्गत कोई जजमेंट डिलीवर करेंगे तो उसको प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा साइन किया जाएगा ओपन कोर्ट में। सीधी सी इन कैमरा प्रोसीडिंग जरूर हुई थी, जजमेंट तो जो है वो ओपन कोर्ट में साइन किया जाएगा। जो भी जजमेंट प्ली बार्गेनिंग के अंतर्गत किया जाता है उसकी कोई अपील नहीं होती है, केवल और केवल एसएलपी फाइल करी जा सकती है अंडर आर्टिकल 136 या फिर रिट पिटीशन फाइल करी जा सकती है अंडर 226 227 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई अपील उसकी नहीं होती। प्रीलिम्स के क्वेश्चन छोटे छोटे से बन जाते हैं। पावर ऑफ कोर्ट एंड प्ली बार्गेनिंग के टाइम पे क्या पावर होती है? तो सारी पावर होती हैं जो बेल, ट्रायल और सारे मैटर्स में रहती हैं ना, वो सब की सब पावर्स कोर्ट को प्ली बार्गेनिंग के टाइम पे भी होती हैं। पीरियड ऑफ डिटेंशन को अंडरगॉन कर देंगे आप, क्या कर देंगे, सेट ऑफ कर देंगे। जब भाई किसी भी व्यक्ति को कोई सजा होती है तो अगर वो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जेल के अंदर रहा है, भाई ट्रायल तो 1 साल का समय लेगा, कभी कभी 2 साल का, 5 साल का समय लगेगा। अब 5 साल के दौरान वो बेल पर भी बाहर रहा है और काफी समय जेल में भी रहा है, तो जितने समय वो जेल में रहता है उस पीरियड को सेट ऑफ कर दिया जाता है पूरे उस समय के लिए जितने समय के लिए उसको सजा दी गई है। मान लीजिए उसको सजा दी गई 3 साल की, और यह दिखाया जाता है कि जिस दिन सजा उसको 3 साल की सुनाई गई है इससे पहले ऑलरेडी वो 6 महीने जेल में रह चुका है। पहले 1 महीने रहा था इन्वेस्टिगेशन के दौरान, फिर उसकी बेल कैंसिल हुई थी, फिर बेल मिल गई थी, फिर उसके बाद बेल कैंसिल हुई, तो फिर वो 2 महीने के लिए था, फिर 2 महीने के लिए गया, फिर 1 महीने के लिए गया, तो ऐसे करके वो 6 महीने के लिए जेल में रहा। तो 3 साल में 6 महीने सेट ऑफ कर दिए जाएंगे। अब वो टोटल कितने पीरियड के लिए अंदर रहेगा? 2.5 साल के लिए, 2 साल 6 महीने के लिए, ठीक है। पीरियड ऑफ डिटेंशन, इसके लिए सेक्शन 468 जो है वो अप्लाई किया जाता है, और ये आपको हर एक जजमेंट में मिल जाएगा कि पीरियड को सेट ऑफ करना है। सेविंग्स प्रोविजंस, ये भाई कुछ भी लिखा हो, ये जो प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर है ये प्रिवेल करेगा सब जगह, ओवर राइडिंग इफेक्ट है प्ली बार्गेनिंग के चैप्टर, ठीक है। ये बात आपकी सेविंग में लिखी हुई है। 299 वेरी इंपॉर्टेंट, हालांकि भाई इसके बारे में आपको बता चुका हूं। Notwithstanding anything contained in any law for the time being, for the statement or the facts stated by accused in an application of plea bargaining filed under section 290 shall not be used for any other purpose except for the purpose of this। जो भी बातें वो बोलेगा कहेगा वो केवल और केवल किस पर्पस के लिए यूज की जाएंगी? केवल और केवल आपके प्ली बार्गेनिंग के लिए ही यूज की जाएंगी, ट्रायल में उनका कोई यूज नहीं होगा, मैं आपको बता चुका। और ये जो प्ली बार्गेनिंग है वो आपका जुवेनाइल जस्टिस एक्ट पर लागू नहीं होता है, ये बात भी मैं आपको अभी बता दी। तो इस तरीके से आपका प्ली बार्गेनिंग का जो चैप्टर है वो इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूंगा, जो एग्जाम में आता है वो 289 हो गया, 290 हो गया और 293, यही 3 जो है वो मेन है। बाकी सारा प्रोसीजरल है नेचर में, जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। भाई कितनी सजा दोगे? मिनिमम पनिशमेंट दिया है तो हाफ सजा, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है मिनिमम पनिशमेंट दिया है 1/4 सजा मिनिमम की, ठीक है। इज दिस क्लियर और नॉट? बताइए जरा। तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? सेंटेंस बार्गेन बोल रहे हैं, क्योंकि सजा कम ज्यादा की बात हो रही है। चार्ज बार्गेन नहीं हो रहा है कि आप ये चार्जेस ड्रॉप कर दो, मैं इस चार्ज के लिए हाँ बोल देता हूँ तो इस चार्ज की सजा मुझे हो जाएगी, है ना। जनरली आपको ये यूएस में देखने को मिल जाता है, वहां चार्ज बार्गेन एप्लीकेबल, ठीक है। तो कोई डाउट इस चैप्टर को लेकर के बताइए जरा। इज देयर एनी डाउट अबाउट इट? कोई डाउट नहीं, बहुत बढ़िया।
टाइमलाइन थोड़ा सा ध्यान रखना है, चार्ज फ्रेमिंग से 30 दिन के अंदर इसकी एप्लीकेशन आप लगाते हैं। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन कब लगाते हैं मुझे कौन बताएगा? मंताशा आप बताइए, डिस्चार्ज की एप्लीकेशन सेशन ट्रायल में कब लगाते हैं? हाँ वासु। कमिटल से 60 दिन के अंदर, और वारंट केसेस में चार्ज फ्रेमिंग से 60 दिन के अंदर। चार्ज फ्रेमिंग के पहले डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाओगे, चार्ज फ्रेमिंग के बाद? नहीं, डेट वो तो आपको चार्ज फ्रेम करने हैं, वो तो चार्ज फ्रेमिंग के लिए टाइमलाइन दी है। जिस दिन डॉक्यूमेंट सप्लाई करेगा सेक्शन 230 में, उस दिन से 60 दिन के अंदर अंदर। आ रही है बात समझ? जिस दिन आपको 230 के अंदर तक अंतर्गत डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं सेक्शन 230 में, द केस इज इंस्टीट्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द पुलिस रिपोर्ट। आ रहा है ध्यान या नहीं आ रहा है? तो जिस दिन डॉक्यूमेंट सप्लाई किए गए उस दिन से आपको क्या करना है, 60 दिन के अंदर अंदर आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं डिस्चार्ज की। अब देखिए ज़रा मैं बताऊं आपको, आप क्या करिएगा, ये टाइमलाइंस की, क्योंकि टाइमलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप एक टाइमलाइन की एक लिस्ट बना लीजिए, सेक्शन नंबर लिखिए, किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये टाइमलाइन है और टाइम लिख दीजिए। इस तरीके से आप एक लिस्ट बना लीजिए, तैयार कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, इंपॉर्टेंट है, बार बार आएगी आपके सामने ये टाइमलाइंस। और एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में बताऊं, आपने ये लिस्ट बना ली और प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी आ गया, आपका टाइमलाइन बनाना सफल हो जाएगा। आता है, और ये नहीं बोलूँगा कि नहीं आएगा, अब तो आएगा ही। अब तो ये चीज़ें नई नई जोड़ी गई हैं, पहले तो थी नहीं, अब जोड़ी गई हैं, अब जोड़ी गई हैं तो आएंगी। कब से ये टाइम कमेंस होता है ये भी लिखना है, ये नहीं लिखना है कि 60 डेज। अब 60 डेज कब से? 30 डेज। 30 डेज कब से? 30 डेज चार्ज फ्रेमिंग की डेट्स, ठीक है। 289 ध्यान रहेगा, कब अप्लाई होता है, किस अक्यूज के अगेंस्ट अप्लाई होता है, कौन से ऑफेंसेस में अप्लाई होता है, कौन से ऑफेंसेस में अप्लाई नहीं होता है। व्हेन डू यू मेक दिस एप्लीकेशन, व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, व्हाट विल बी accompanied with the application and affidavit, how the court will proceed with the application, and if mutually satisfactory disposition is made out, worked out, then how the court will proceed with this report, how it will formulate or write its judgment on the basis of this report which is submitted before the court, ठीक है। फिर समझिए ये बातें सारी आपको समझ में आ गई हैं। चलिए।